हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था। इस वाली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं या मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके लिए हमारे 4 मेथड हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस भी यूज़ ना करें तो टाइप्स ऑफ यानी कि मेथड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें बच्चे 5 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का इतना मीनिंग समझना बच्चे कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में जो हमारे ये केसेस थे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू 1, ये सिर्फ 3 केसेस ही पढ़े जाते हैं। बाकी के जो एक्सट्रीम वाले केसेस थे वो इसमें नहीं पढ़े जाते। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ये होता है जब अगर प्राइस में चेंज होने की वजह से या प्राइस इंक्रीज हो और टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। मैंने क्या कहा? प्राइस इंक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाए। दूसरा, अगर प्राइस रिड्यूस हो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। यानी कि इनके अंदर कैसा रिलेशनशिप हो? अपोजिट रिलेशनशिप हो, नेगेटिव रिलेशनशिप हो। तो इस केस में ईपी कौन सा होता है या ईडी हम ज़्यादा प्रॉपर यूज़ करेंगे। ईडी ग्रेटर देन 1 होता है। दूसरा बच्चा, जब प्राइस डिक्रीज हो रहा हो टोटल एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज हो रहा हो, और जब प्राइस इंक्रीज हो रहा हो टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा हो, तो इस वाले केस को क्या बोलते हैं? लेस देन 1। हमें वैसे तो क्वेश्चन हमारे इसमें पूरे टेबल्स मतलब क्वेश्चन सॉरी थ्योरेटिकल पार्ट ऐसा है, बट पेपर में उसी पेपर के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का आपको बस इतना ही पता होना चाहिए। प्राइस में अगर एक्सपेंडिचर में और प्राइस में अगर अपोजिट चल रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ईडी ग्रेटर, और अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ईडी लेस देन 1। नेक्स्ट बच्चे, प्राइस इंक्रीज हो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए, या प्राइस डिक्रीज हो तो भी टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहे, तो ये होता है हमारा ईडी इक्वल टू 1। तो फाइनली हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। इधर प्राइस होगा बच्चे, इधर क्वांटिटी होगी। जो इसका डायग्राम बनता है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का, वो ये वाला डायग्राम बनता है। यहाँ पर ईडी ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पे इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ पे ईडी लेस देन 1 होता है। देखो हमने पहला केस क्या पढ़ा था? मान लीजिए प्राइस इतना है, क्वांटिटी कितनी चल रही है बच्चे? इतनी। प्राइस, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर लिखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर प्राइस रिड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी कि दोनों में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है? अपोजिट। तो ये वाला पोर्शन किसको शो कर रहा है? ग्रेटर देन 1 का केस। नेक्स्ट देखो, प्राइस कितना भी हो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, टोटल एक्सपेंडिचर उतना ही है, तो यहाँ पे ईडी इक्वल टू 1। दूसरा देखो, तीसरा, प्राइस इतना तो टोटल एक्सपेंडिचर इतना, प्राइस बढ़ गया तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तो ईडी क्या हो जाएगा? हमारा लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट इसको शो कर रहा है, ये वाला पार्ट इस वाले पोर्शन को शो कर रहा है, और ये वाला पार्ट ईडी लेस देन 1 को शो कर रहा है। तो बच्चे ये था आपका टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दूसरा मेथड आता है बच्चे प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड बिल्कुल सेम वही मेथड है जो हमने पढ़ा था, चेंज इन क्यू बाय चेंज इन पी मल्टीप्लाई बाय पी बाय क्यू, और जिसके सामने माइनस का साइन होता है, बिकॉज प्राइस और क्वांटिटी में अपोजिट रिलेशनशिप है। तो ये कौन सा मेथड होता है? प्रोपोर्शनेट। थर्ड आता है बच्चे हमारा रिवेन्यू मेथड, जिससे हमारे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस भी आते हैं। रिवेन्यू मेथड क्या होता है हमारा? रिवेन्यू मेथड में क्या होता है? देखो रिवेन्यू मेथड का एक क्वेश्चन बताती हूँ आपको। डायग्रामेटिकली एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक 2017 की बात है जब ये क्वेश्चन आया था। देखो इसके अंदर एक डायग्राम बना हुआ था, इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ था, ठीक है। और इस डायग्राम को मैं रिवेन्यू मेथड से पहले पॉइंट मेथड को बताती हूँ। इस डायग्राम से हमारा पॉइंट मेथड काम आएगा, पॉइंट मेथड, ठीक है बच्चे। तो पॉइंट मेथड ने क्या था, मतलब ये क्वेश्चन किस तरीके से था कि इस डायग्राम में 2 पॉइंट थे, एक पी पॉइंट और एक क्यू पॉइंट। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ये पूछा गया था कि पी पॉइंट पे ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या क्यू पॉइंट पे ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है।
मतलब कौन से पॉइंट पे ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बच्चे एक बात होती है कि पॉइंट मेथड का एक फॉर्मूला होता है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या हुआ, जैसे हम इसका नाम दे देते हैं एन, तो लोअर सेगमेंट क्या हो गया बच्चे, पी और एन, और अपर सेगमेंट जैसे मैं इसको नाम दे देती हूँ ऊपर, अपर सेगमेंट क्या हो गया, पी एंड एम। इसी तरीके से जब हम दूसरी रे देखते हैं तो इस रे में क्या हो गया, मान लीजिए लोअर सेगमेंट है हमारा क्यू एल, ये वाला हमारा लोअर सेगमेंट हो गया, और ऊपर वाले केस में हमारा कौन सा सेगमेंट हो गया, मान लीजिए इसको हम दे देते हैं जेड, क्यू और जेड। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखो लोअर सेगमेंट बड़ा है और अपर सेगमेंट क्या है, अगर हम डायग्रामेटिकली भी ध्यान दें छोटा है। तो मैथ क्या कहता है यार, यही तो है कि अगर लोअर सेगमेंट ज़्यादा होगा, लोअर सेगमेंट हमारा फॉर्मूले में न्यूमरेटर में है और अपर सेगमेंट क्या है, डिनोमिनेटर में है। तो अगर लोअर सेगमेंट बड़ा होगा और अपर सेगमेंट छोटा होगा तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर अपोजिट हो जाए, लोअर सेगमेंट क्या है हमारा, क्या हो जाए, छोटा हो जाए और अपर सेगमेंट बड़ा हो जाए, जैसे मैं इसको लिख के दिखाती हूँ। देखो लोअर सेगमेंट अगर 10/5 है तो आंसर 2 आएगा, लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, लोअर सेगमेंट हमारा 5 है और अपर सेगमेंट 10 हो, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, 1/2 यानी कि 0.5। यानी कि क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि पी पॉइंट के ऊपर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है क्यू पॉइंट के कंपैरिजन में, बिकॉज क्यू पॉइंट का लोअर सेगमेंट कम है और अपर सेगमेंट ज़्यादा है, और फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। तो जिस वाली रे में लोअर सेगमेंट जितना बड़ा होगा वहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिस पोर्शन में लोअर सेगमेंट जितना ज़्यादा कम होगा जिस रे में, उसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उतनी ही कम होगी। तो ये एनटीए के एग्ज़ाम ने यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था, 2017 की बात है, तो ये क्वेश्चन आया था, तो हमको ये पॉइंट मेथड से सोल्व करना था। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये होता है बच्चे हमारा पॉइंट मेथड। नेक्स्ट मेथड होता है हमारा आर्क मेथड। आर्क मेथड क्या कहता है, देखो पॉइंट मेथड क्या कहता है, पॉइंट मेथड में हम पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे ED = 1 होता है, यहाँ पे ED > 1 होता है, यहाँ पे ED < 1 होता है, यहाँ पे ED क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पे ED क्या हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। इस तरीके से होता है। लेकिन मान लो अगर हमें इन दो पॉइंट्स के बीच की इलास्टिसिटी निकालनी हो तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, तो हमारा कौन सा मेथड यूज़ होगा, आर्क मेथड यूज़ होगा। कौन सा मेथड यूज़ होगा, आर्क मेथड यूज़ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आर्क मेथड से कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।